नमस्कार, मैं आयुर्बज़ एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल दौलकिया आज आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये जो सेशन होने वाला है, ये एक कंटिन्यूटी सेशन है। पिछले सेशन में हमने यूपीएससी पेपर जो लिया गया था, उसका सॉल्यूशन किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू 75 लिए गए थे। काफ़ी सारे विद्यार्थियों, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो थे, उनके मैसेज थे कि सर जल्दी से इसका जो दूसरा भाग है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, उनका भी पेपर सॉल्यूशन जो है वो हमें चाहिए। तो आज इस सेशन में इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्फन ड्रग? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न काफी सारी परीक्षाओं में रिसेंटली पूछे गए हैं। प्रेडनिसोलोन ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, 77, निम्न में से कौन सी एक औषधि चरक संहिता में वर्णित त्वक आसव योनि में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, सप्तपर्णा। क्यों? इसका रेफरेंस भी साथ में बताया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है चरक संहिता सूत्र स्थान 25वां अध्याय श्लोक नंबर 49। तिलवक, लोध्र, एलावालुक तथा क्रमुक ये कुल 4 त्वगासव योनि है। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर चौथा जो है सप्तपर्ण वो हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78, चरक संहिता अनुसार कौन सा रस मुख वैशद्य कारक माना जाता है? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज तिक्त। इसका रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान 26वां अध्याय श्लोक नंबर 78, सतिक्तम मुख वैशद्य शोष प्रहलाद कारक। ऐसा ही प्रश्न आगे भी हमने देखा था, आगे के सेशन में भी ये था। प्रश्न नंबर 79, भाव प्रकाश के अनुसार रुचि आम वातग्नि पाचनी कटुका लघु कौन से द्रव्य के लिए निर्दिष्ट है? इनके ऑप्शन है यवानी, शुंठी, एरंड तथा मुस्ताक। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, शुंठी। आप ये इनका रेफरेंस भी अभी देख पा रहे होंगे। हरितक्यादि वर्ग अंतर्गत शुंठी बताई गई है। श्लोक नंबर 45, शुंठी रुचि आमवातग्नि पाचनी कटुका लघु। तो ये सूत्र जो है वो पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुंठी। प्रश्न नंबर 80 है, गंडीरी कौन सी औषधि का पर्यायवाची है? द्रव्य गुण से सरल प्रश्न है ये, इसका जवाब है मंजिष्ठा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, which one of the following are the AMSAL's diagnostic criteria? यहाँ पर कुल 4 अलग-अलग स्थितियां बताई गई है, उनमें से आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज 2, 3, 4 ओनली। यहाँ पर खास याद रखिए सही जवाब है सी। क्यों है? AMSAL's diagnostic criteria are used to diagnose bacterial vaginosis. According to this criteria, 3 out of the following 4 must be present for a diagnosis. 4 में से 3 होने चाहिए। क्राइटेरिया कौन सा है? फर्स्ट, दैट इज होमोजेनियस वजाइनल डिस्चार्ज, इसमें थिन ग्रेइश व्हाइट ये इंक्लूडेड है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ क्लूसेल्स, दिस इज इंक्लूडेड। Positive whiff test, a fishy order released upon the addition of 10% of chaos to vaginal discharge, this is included, and vaginal pH more than 4.5। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4 ओनली।
जितने भी प्रश्न है वो सभी हमने यहाँ पर ये प्रयास किया है कि वो सभी के सभी आपको विथ प्रॉपर रेफरेंस, प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, ताकि आपको इसमें और कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। Question number 82. Consider the following table showing signs during pregnancy, their explanation and occurrence during the period of gestation. यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। खास याद रखिए, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। किस तरीके से अलग अलग साइन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी विजिबल है। जैसे कि सेकंड बताया है ओसिंडर साइन, increase the pulsation felt through the lateral fornix occurrence around 6 weeks of gestation, that is D double I. Goodell's sign, softening of the cervix due to increased vascularity. Then after Palmer's sign, regular and rhythmic uterine contraction. तो इन चारों को यदि आप सही मेल में सुयोजित करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 82 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेनाइटल टीबी आर करेक्ट। यहाँ पर 1, 3 एंड 4, 1, 3 और 4 जो कि ऑप्शन सी है, वो यहाँ पर हमारा सही जवाब है। फर्स्ट, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ये सही है, करेक्ट। इन जेनाइटल टीबी द फैलोपियन ट्यूब्स आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। सेकंड है, lymphatic spread is the most common mode of spread, ये incorrect है। That is, hematogenous spread is the most common mode of dissemination in genital TB. तीसरा है, it may lead to Asherman syndrome, ये सही है। The initial site is the submucosal layer of the ampulla, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो दूसरा विधान बताया है वो सही नहीं है। 1, 3 एंड 4 ओनली, यहाँ पर ये सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 84. Which of the following are the causes of secondary amenorrhea? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3, 4 ओनली। 1, 3, 4 ओनली। फर्स्ट, कशिंग सिंड्रोम, ये सही है, करेक्ट है। कैलमैन सिंड्रोम इनकरेक्ट है। सेवेज सिंड्रोम ये करेक्ट है। चौथा है शिहान सिंड्रोम, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। स्क्रीन के ऊपर आप सभी के सभी रीजन अभी देख पा रहे होंगे, क्यों सही है क्यों गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 85. Which of the following are the causes for gonadotrophin releasing hormone dependent precocious puberty? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। हमारा प्रश्न नंबर 85, उसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कॉन्स्टिट्यूशनल ये करेक्ट है, क्योंकि ये इडियोपैथिक नाम से जाना जाता है, दैट इज ए कॉमन फॉर्म। सेकेंड जो ऑप्शन बताया है ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म करेक्ट है, एंसेफेलाइटिस करेक्ट है। तो यहाँ पर इन सभी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86। प्रश्न नंबर 86। मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, जाहत हारिणी से पूछा गया है, ये एफएक्यू है। आयुर्वेद की कोई भी परीक्षा में ज्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आईएमपी टॉपिक है, जाहत हारिणी तथा उनके लक्षण। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज A2, B1, C4, D3, ये हमारा सही जवाब है।
प्रश्न नंबर 87, मुडगर्भ की चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। इसमें दो कथन बताए गए हैं। सचेतन मुडगर्भ को गर्भ तथा स्त्री दोनों की प्राण रक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा है विष्कंभ मुडगर्भ को स्त्री की प्राण रक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, केवल दो। ये इनका सही रीजनिंग ऑप्शन का जो जवाब है ये क्यों है। ये प्रश्न सुश्रुत चिकित्सा अध्याय 15 श्लोक 10 यहां से पूछा गया था। श्लोक 10 जो है वो क्लियरली मेंशन करता है सचेतनम च शस्त्रेण न कथंचनम दार्ये। सचेतन है तो यहाँ पर न कथंचनम नहीं करना है, धारण नहीं करना है। अगर करेंगे तो क्या होगा, दार्य माणो ही जननीम आत्मनम चैवम घाती है, अर्थात बालक तथा जननी दोनों के लिए ये हितकारी नहीं है। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन दो, मतलब केवल दो, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, अंगों की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चार अलग अलग सेंटेंस बताए हैं। यहां पर हमारा जो ऑप्शन सी बनेगा वो सही जवाब होगा। रक्तपीत प्रसाद से हृदय बनता है, यह रेफरेंस है सुश्रुत शारीर चौथा अध्याय श्लोक नंबर 31। शोणित कफ प्रसाद जम हृदय, यहां पर क्या बताया है, रक्तपीत प्रसाद। यहां पर होना क्या चाहिए था, रक्त तथा कफ। यदि ये होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है, तो रक्त पीत प्रसाद से हृदय बनता है, ये सेंटेंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 89, मैच द फॉलोइंग। मासानुमासिक वृद्धि क्रम का प्रश्न आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, पूछा जाएगा ही जाएगा। ये एफएक्यू है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यदि आपको याद रखने में दिक्कत है तो आप उस वीडियो को यूज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है आयुर्बज AIPGT। डिटेल एफएक्यू वीडियो ऑन यूट्यूब अवेलेबल, चरक तथा सुश्रुत दोनों के सेपरेट अवेलेबल है, आप उनके ऊपर गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज A3B1C2D4। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा गर्भ गर्भाशय में दीर्घकाल तक ठहरता है और स्पंदन नहीं करता है। इस क्वेश्चन में कई सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आई थी, ऐसा मुझे जानने को मिला है। यहाँ पर सही जवाब जो है दैट इज ऑप्शन ए नागोदर। क्यों, ये प्रश्न चरक शारीर 8:26 को ध्यान में रखे। शारीर स्थान 8वां अध्याय श्लोक नंबर 26। यहां पर स्पष्ट बताया है गर्भ वृद्धि न प्राप्नोति कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम, अर्थात दीर्घकाल तक ठहरना, अस्पंदनश्च भवति, इसको क्या बोला है, तम तु नागोदरम। तो यहाँ पर सही जवाब नागोदर है, ये हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 91, वसंत मालती रस का प्रमुख घटक द्रव्य प्रवाल भस्म। क्वेश्चन नंबर 92, तक्रारिष्ट का गुणकर्म क्या है, कफवातानुलोमनम। क्वेश्चन नंबर 93, आचार्य शारंगधर द्वारा अवले के साथ कौन कौन से अनुपान निहित किए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न जो रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जो आगे की होगी उसमें पूछे जाएंगे। ये प्रश्न हमारा निकला है शारंगधर संहिता मध्यम खंड 8वां अध्याय श्लोक नंबर 4। अवले के अनुपान कौन से है, तो वहां पर बताया है दुग्धम इक्षुरसम यूषः पंचमूल कषायजम वासा क्वाथम। देखिए यहाँ पर अन्य जगह पे क्या है, वासा स्वरस, वासा स्वरस। वासा क्वाथ वाला ऑप्शन यहाँ पर एक ही है, ऑप्शन बी, दैट इज यूष पंचमूल कषाय वासा क्वाथ तथा दुग्ध, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, षाडंगर संहिता के अनुसार चंद्रप्रभा वटी के लिए निम्न में से कौन सा एक अनुपात सही है। यह प्रश्न पूछा गया है षाडंगर संहिता मध्यम खंड 7वां अध्याय श्लोक नंबर 44। शिलाजत्तु अष्टकर्षम स्याद अष्टकर्षश्च गुग्गलु, शिलाजित तथा गुग्गलु प्रत्येक 8 कर्ष प्रमाण।
तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, वैशज्य रत्नावली के अनुसार आभा गुगलू के घटक द्रव्य क्या क्या है? ये रूटीन प्रैक्टिस रिलेटेड प्रश्न है। गुग्गलू, त्रिफला, त्रिकटु तथा बबूल। आपको ये बबूल एक भी याद होता तो भी ये प्रश्न आपका डायरेक्टली सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 96, आचार्य चरक के अनुसार क्षतक्षीण चिकित्सा में एलादी गुटिका की कितनी मात्रा निर्धारित है? ये प्रश्न हमारा पूछा गया है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 11वां अध्याय श्लोक नंबर 22। इसमें आप देख सकते हैं, अक्षमात्रम ततश्च एकाम भक्ष्येतम दिने दिने, अर्थात यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्षमात्रा। प्रश्न नंबर 97, नारायण चूर्ण के लिए यहां पर मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, रोग तथा उनका अनुपान। ये प्रश्न भी एफएक्यू टॉपिक है, आपको बोला गया था कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज A4, B3, C2, D1। ये प्रश्न हमारा पूछा गया है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 13वां अध्याय श्लोक नंबर 128 से 132। ये आयुर्वेद की जितनी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा है उसमें ये प्रश्न एफएक्यू टॉपिक है, आइंदा आगे भी आप याद रखिएगा, इसमें से प्रश्न निकलता है। इसको आपको सही तरीके से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 98, मैच द फॉलोइंग है, अलग अलग तेल बताए हैं तथा उनकी फलश्रुति। हमारा ये प्रश्न निकला है षाडंगर संहिता मध्यम खंड स्नेह अधिकार अध्याय, श्लोक नंबर 148, 157। अलग अलग श्लोक जो है उनकी फलश्रुति से ये प्रश्न निकला है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज A4, B1, C2, D3। ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रश्न नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी इमेटिक ड्रग्स आर प्रोकाइनेटिक? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 4। 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 and 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 4। प्रश्न नंबर 101, एलेंटोलैक्टोन इज फाउंड इन पुष्करमुल तेल। लवंग का वीर्य कौन सा है? लवंग शीत वीर्य है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये प्रश्न भाव प्रकाश कर्पूरादि वर्ग यहां से पूछा गया है, श्लोक नंबर 58। श्लोक नंबर 58 आप यहां पर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भाव प्रकाश में से कर्पूरादि वर्ग, श्लोक नंबर 58, लवंग नामानि गुणश्च, लवंगम कटुकम तिक्तम लघु नेत्र हितम हीमम। हीमम इति शीतम, हीम का मीनिंग क्या है? शीतवीर्य। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा शीत, उष्ण नहीं होगा, ये याद रखना है। जो भी विद्यार्थी एआईपीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2026 तथा 2027 की बैच में रजिस्ट्रेशन शुरू है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग एंड मेंटरशिप अवेलेबल, हाईएस्ट सिलेक्शन फ्रॉम ऑल इंडिया लेवल, एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशन सपोर्ट भी आपको मिलेगा। लाइव क्लास होंगे। खास बात यह है कि फीस वन टाइम पेड है। ये वैलिड है जब तक आपका गवर्नमेंट सीट में एडमिशन नहीं होता, तब तक। अब तक जितने भी विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है उन सभी के एक्सपीरियंस शेयरिंग वगैरह अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, आप अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ ये खास शेयर कीजिए। यहाँ पर लर्निंग को इजीली कैसे किया जाए उनके ऊपर पूरे के पूरे वीडियो अवेलेबल है। चैनल का नाम है आयुर्बज एआईपीजीटी। आयुर्बज स्टडी करके एप्लीकेशन है जो कि आयुष मिनिस्ट्री द्वारा अवॉर्डेड है इन 2018। टेलीग्राम चैनल भी चलती है आयुर्बज एआईपीजीटी नाम से, तो आप वहां पे जा सकते हैं और उन सभी जो मटेरियल है, वीडियोस है,
उन सभी का आप लाभ ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 103, पारिजात कौन सी वनस्पति का कुल है? पारिजात किस वनस्पति कुल का है? पारिजात बिलोंग्स टू द बॉटनिकल फैमिली ऑफ, यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी ओलियेसी। क्वेश्चन नंबर 104, भाव प्रकाश के अनुसार बकुल का उल्लेख कौन से वर्ग के अंतर्गत किया है? पुष्प वर्ग, ऑप्शन सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 105, आस्वाद्यमानम देहस्य कौन से रस की विशेषता है? मधुर रस। प्रश्न नंबर 106, आचार्य सुश्रुत के अनुसार परिस्रावी भगंदर के प्रबंधन में निम्न में से कौन सा एक छेदन का आकार नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है सुश्रुत चिकित्सा 8वां अध्याय श्लोक नंबर 27। कौन से है? तो यहाँ पर खरजूर पत्रक है, चंद्रार्ध है, चंद्रचक्र है। यहाँ पर गोतीर्थक नहीं है, परिस्रावी में नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 107, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूढ़ गर्भ में कपालास्तियों के विदारण हेतु निम्न में से कौन सा शल्य शस्त्र प्रयोगी है? हमारा ये प्रश्न निकला है सुश्रुत चिकित्सा 15वां अध्याय श्लोक नंबर 12। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट लाइन में मंडलाग्र तथा अंगुली शस्त्रेण शिरो विदार्यम। तो मंडलाग्र तथा अंगुली शस्त्र ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। 108वां प्रश्न, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक पादहर्ष का लक्षण है? सुश्रुत संहिता निदान स्थान प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 81। यहां से ये प्रश्न पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं भवंतस्य प्रसुप्तवत, अर्थात सुप्तता सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 109, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक अर्दित वात का असाध्य लक्षण नहीं है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नहीं है पूछा है ऐसा नहीं पूछा है। सुश्रुत निदान प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 73 से यह प्रश्न निकला है। असाध्यता के बारे में क्या बताया है? क्षीणस्य अनिमिष अक्षस्य प्रसक्तम सक्त भाषिणम त्रिवर्षम तथा वेपनम, ये सिद्ध नहीं है, अर्थात ये असाध्य है। तो यहां पर तीन चीजें ऑलरेडी आ गई, वेपन आ गया, क्षीण आ गया, अनिमिष अक्षम आ गया। यहां पर आपका सही जवाब होगा कौन सा नहीं है? तो नहीं के लिए रक्ताल्पता, रक्ताल्पता बताया नहीं है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 110, सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस एक दहन उपकरण रूप में प्रयोगी नहीं है? यह प्रश्न सुश्रुत सूत्र 12वां अध्याय श्लोक नंबर 4 से निकला है। यहां पर ऑप्शन सी श्रृंगी सुश्रुत के अनुसार सही जवाब है। बाकी के सभी जो है वो यहां पर प्रयोगी है। लोह भी है, पिप्पली भी है, मधु भी है। प्रश्न नंबर 111, आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक गौमूत्र का रसगुण वीर्य है? यह प्रश्न सुश्रुत सूत्र 45वां अध्याय श्लोक नंबर 220 से पूछा गया है। गौमूत्रम कटु तीक्ष्ण उष्णम क्षारत्वान वातलम। तो कटु तीक्ष्ण तथा उष्ण ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 112, आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किन दशाओं में पानीय क्षार निषिद्ध है? यह प्रश्न हमारा निकला है सुश्रुत सूत्र 11वां अध्याय श्लोक नंबर 9। अलग अलग स्थितियां बताई है, फिर उन स्थितियों में से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो यहां पर सही है 1 तथा 3, रक्तपीत, बाल, मद मूर्छा, भ्रम, ज्वर, तिमिर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 113, सुश्रुत संहिता में आभ्यंतर गते ही सारम किनके लिए उल्लेखित है? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी अस्थि। यह प्रश्न निकला है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5वां अध्याय श्लोक नंबर 21। अभ्यंतर गते ही सारे यथा तिष्ठति भूरिहा अस्थि सारे तथा देहा द्रियंते देहिनाम ध्रुवम। तो ये प्रयोगी है अस्थि के लिए। प्रश्न नंबर 114,
आचार्य चरक के अनुसार अस्थि संधि निम्न में से कौन से एक रोग मार्ग के अंतर्गत आते हैं? मध्यम रोग मार्ग। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 115 सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक व्याधि युग्म त्वचा के रोहिणी स्तर में होता है? ये प्रश्न निकला है सुश्रुत शारीर, चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 4। षष्ठी रोहिणी नामम व्रीहि प्रमाणम ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद गलगंडम अधिष्ठानम। तो अपची अर्बुद यहां पर आया है। प्रश्न नंबर 116 आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म प्राणवह स्रोतस का मूल माना जाता है? हृदय तथा रसवाहिनी धमनी। स्रोतस भी एफएक्यू टॉपिक है, बारंबार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 117 सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन से गर्भ के मातृज भाव माने गए हैं? सुश्रुत शारीर तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 33 से ये प्रश्न पूछा है। मृदुनी मातृजानी, यहाँ पर मांस, रक्त तथा हृदय ये मृदु मातृज भाव है। प्रश्न नंबर 118 Alicine arteries are found in which one of the following organs? Answer D. Penis. Rotator cuff of the shoulder is formed by the tendons of subscapularis, supraspinatus, infraspinatus and teres minor. जो भी बच्चे आप में से मेरे पास क्लिनिक में पढ़े हैं उनको ये मालूम है। ये क्लिनिक में हमने इनके एग्जामिनेशन करके ये टॉपिक दिखाया था, रोटेटर कफ प्रॉब्लम। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 120 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन? पेयर्स पैचेस, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 121 आचार्य सुश्रुत के अनुसार गंडस्य पार्श्वे तु करोति कंपम हनुग्रहम लोचनस्य रोगम कौन सी व्याधि का लक्षण है? ये प्रश्न सुश्रुत उत्तर 25वां अध्याय श्लोक नंबर 14 से पूछा गया है। सही जवाब है अनंतवात। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं पूरा का पूरा रेफरेंस तथा श्लोक। प्रश्न नंबर 122 सुश्रुत के अनुसार अष्टविध मूत्र का उपयोग निम्न में से कहां पर किया जाता है? हमारा ये प्रश्न निकला है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र 21वां अध्याय श्लोक नंबर 27। अष्टानाम इहम मूत्रेण कोष्णेन पूर्येत कर्णम कर्णशूल उपशांतये। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्णशूल। प्रश्न नंबर 123 पिष्टक रोग आंख के किस विभाग को प्रभावित करता है? ये प्रश्न सुश्रुत उत्तर चौथा अध्याय श्लोक नंबर 3 यहां से निकला है। सही जवाब है शुक्ल मंडल। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 वेबर्स टेस्ट इज डन फॉर द असेसमेंट ऑफ हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 125 अष्टांग हृदय के अनुसार कोकिलावर्ती कहां पर प्रयोगी है? अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 13वां अध्याय श्लोक नंबर 71 वहां पर कोकिलावर्ती बताई गई है जो कि तिमिर की चिकित्सा में प्रयोगी है। क्वेश्चन नंबर 126 एन एडोलेसेंट बॉय एज 16 years केम टू एनटी ओपीडी। यहां पर पूरी की पूरी क्लिनिकल कंडीशन बताई है। व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? ऑप्शन बी सही जवाब है नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। क्वेश्चन नंबर 127 salivary calculus is most commonly found in सही जवाब है ऑप्शन सी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। Submandibular gland is most commonly affected by salivary calculi due to its anatomical structure and the flow. It has a long tortuous duct that is known as Wharton's duct and secrete alkaline, mucose-rich saliva which predisposes to the stone formation. तो इनके कारण यहां पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 128 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्लैर थॉमसन्स क्यूरेट इज यूज्ड? ऑप्शन बी सही जवाब है रिमूवल ऑफ एडेनॉइड्स। किस तरह से?
Claire Thompson's curette is a surgical instrument specifically designed for the removal of adenoids. It allows for precise excision of the adenoid tissue in the nasopharyngeal region. तो यहां पर हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी. Question number 129. In which one of the following conditions the characteristic reading of vas deferens is found? यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है. Epididymoarchitis due to tuberculosis. The characteristic bleeding of the vas deferens is a hallmark sign of tuberculosis epididymoarchitis. It leads to granulomatous inflammation causing thickening and nodularity of the vas. This sign is not observed in torsion of the testis, orchitis और filariasis. इसीलिए यहां पर हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा. मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर, प्रश्न नंबर 130. यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज हिमेंजियोमा. Hepatic hemangioma is the most common benign tumor of the liver, often discovered incidentally on imaging. It is made up of blood vessels and usually does not cause the symptoms. Focal nodular hyperplasia is the second most common benign liver lesion. तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो सेकंड है, फर्स्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 131. Most commonly used screening test for diagnosis of acute pancreatitis is serum amylase. बहुत ही सरल प्रश्न है. प्रश्न नंबर 132. Carcinoma of breast is most commonly found in which quadrant of the breast, upper and outer? प्रश्न नंबर 133. आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस एक स्थल में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है? कहां पर निषिद्ध नहीं है? यह प्रश्न निकला है सुश्रुत सूत्र 11वां अध्याय श्लोक नंबर 29. मर्म नाभि संधि यहां पर निषिद्ध है. तो निषिद्ध नहीं है ऐसा अन्य अंग कौन सा है? गुद. यहां पर ऑप्शन डी सही जवाब. प्रश्न नंबर 134. आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपक्व पीड़िका का उपचार निम्न में से किस एक दशा की तरह अर्थात किस एक चिकित्सा सिद्धांत के समान करना चाहिए? यहां पर हमारा जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी, शोफवत उपचार. यह प्रश्न निकला है सुश्रुत चिकित्सा 12वां अध्याय श्लोक नंबर 9. अपक्वानाम तु पीड़िकानाम शोफवत प्रतिकारम, पक्वानाम तु व्रणवत. प्रश्न नंबर 135. सुश्रुत के अनुसार गृध्रसी के प्रबंधन में कौन सा एक स्थल शिरावेद के लिए उपयोगी है? जानु संधि से 4 अंगुल ऊपर या फिर नीचे. यह प्रश्न सुश्रुत शारीर 8वां अध्याय श्लोक नंबर 17 से निकला है. जानु संधि ही उपर्ययी अधोवा चतुरांगुले गृध्रस्याम. Which one of the following are the paired cartilages of the larynx? यहां पर ऑप्शन डी सही है. Corniculate and cuneiform. ऑप्शन डी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 137. आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किन एक गुण के कारण वात प्रकृति में सतत संध शब्द गामिनम लक्षण मिलेगा? 10वीं परीक्षा से पूछा गया प्रश्न है, आईएमपी टॉपिक, एफएक्यू टॉपिक. ऑप्शन ए सही जवाब है, विशद. चरक विमान स्थान 8वां अध्याय श्लोक नंबर 98. वैशद्यात स्फुटित अंग अवयवः सतत संधि शब्द गामिनम च भवति भवन्ति. प्रश्न नंबर 138. आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से किस एक सार में मृदुअंगा बलवंता लक्षण निम्नलिखित है? हमारा ये प्रश्न निकला है चरक संहिता विमान स्थान 8वां अध्याय श्लोक नंबर 108. मृदुअंगा बलवंता स्निग्ध वर्ण स्वराहा. ये लक्षण मज्जासार में मिलेंगे. यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, मज्जासार. क्वेश्चन नंबर 139. चरक के अनुसार शरीर वृद्धिकर भावों में सम्मिलित नहीं है. चरक संहिता शारीर स्थान 6ठा अध्याय 6th श्लोक 12. यहां से ये प्रश्न निकला है.
शरीर वृद्धि कर भाव है काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव तथा अविघात। तो यहां पर सत्व संपन्न जो है वो समाविष्ट नहीं है, ऑप्शन सी। सुश्रुत टीका में डल्हण के अनुसार पूर्ण कर्म निम्न में से कौन से वायु के लिए बताया है? प्रश्न नंबर 140। ये प्रश्न निकला है सुश्रुत सूत्र 15वां अध्याय श्लोक नंबर 3, इनकी डल्हण टीका। यहां पर बताया है कि ये प्राण का कर्म है। पूर्णम आहारेण, आहार के द्वारा पूर्ण करना, पूर्ण का मीनिंग है आहार के द्वारा पूर्ण, ये प्राण का कर्म है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राण। क्वेश्चन नंबर 141, आचार्य वाग्भट के अनुसार निम्न में से किस एक दशा में प्लीहा वृद्धि देखी जाती है? यह प्रश्न अष्टांग हृदय सूत्र 11वां अध्याय श्लोक नंबर 18 से निकला है। मेदसी क्षिणे कट्याहा प्लीहो वृद्धि कृशांगता। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए, मेदोक्षय। क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सीन इन द लीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व? यहां पर सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 143, अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्न में से किस एक अवस्था में पार्श्व हृदय पीड़ा लक्षण मिलेगा? यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरुष क्षय। ये प्रश्न निकला है अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान 19वां अध्याय श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11। यहां पर अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा श्लोक बताया है। सशब्दस्य वायोः कुक्षि तिर्यक ऊर्ध्वं च भ्रमणेनम आंत्रवेष्टेन पार्श्व हृदय पीडनेन अल्पतया च शकृतम, अर्थात ये शकृत क्षय का लक्षण है। शकृत अर्थात पुरुष, तो यहां पर पुरुष क्षय के लक्षण में पार्श्व हृदय पीड़ा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड? ऑप्शन डी, क्लोराइड आयंस। क्वेश्चन नंबर 145, मैच द फॉलोइंग है रस शास्त्रीय द्रव्य तथा उनके पर्याय के साथ संबंधित है। यह बहुत ही सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए सही जवाब। A4, B3, C2, D1। क्वेश्चन नंबर 146, रस रत्न समुच्चय के अनुसार बंग भस्म का गुण क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब है, तिक्त उष्ण रुक्ष कफ रोग हरम। ये प्रश्न हमारा निकला है रस रत्न समुच्चय 5वां अध्याय श्लोक नंबर 155, श्लोक नंबर 155। यहां पर आप देख पा रहे हैं बंगस्य गुणाहा बंगम तिक्त उष्णम रुक्षम इषद वात प्रकोपणम मेह श्लेष्म आमयग्नम, अर्थात ये कफ का नाश करेगा। अन्य इनके गुण जो है वो यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा एक भस्म हीरक भस्म के स्थान पर प्रयोगी है? ऑप्शन डी सही जवाब है, वैक्रांत भस्म। ये प्रश्न हमारा निकला है रस रत्न समुच्चय 2रा अध्याय श्लोक नंबर 55। यहां पे आप देख पा रहे हैं श्लोक नंबर 55 में, वज्रस्थाने नियुक्तव्यम वैक्रांतः सर्वदोषः। वैक्रांत में लिखा है वज्रस्थाने प्रयुक्तव्यम, वज्र अर्थात हीरा, इनके स्थान पे, हीरक के स्थान पे ये प्रयोगी है। क्वेश्चन नंबर 148, रसरत्न समुच्चय के अनुसार सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक द्रव्य कौन से है? हमारा ये प्रश्न निकला है रसरत्न समुच्चय 5वां अध्याय श्लोक नंबर 63 से लेके 65। सही जवाब है ताम्र, पारद, गंधक, हरताल तथा मनःशील। यहां पर हरताल तथा मनःशील दोनों का समावेश है, ये आपको याद रखना है। यहां पर ताम्र पत्र के समान पारद, पारद के समान गंधक, ताम्र से आधी मात्रा में हरताल और हरताल से आधी मात्रा में मनःशील, इन चारों का प्रयोग यहां पर बताया है। तो यहां पर सोमनाथी ताम्र भस्म निर्माण हेतु ऑप्शन बी सही जवाब, ताम्र, पारद, गंधक, हरताल, मनःशील। क्वेश्चन नंबर 149, स्वर्ण का मारक द्रव्य क्या है? नाग। क्वेश्चन नंबर 150, आखिरी प्रश्न, यूपीएससी पेपर का आखिरी प्रश्न, वैशज्य रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन कौन से शिशु रोगों में मधु के साथ स्वर्णगेरिक चूर्ण दिया जाने का विधान है? ये प्रश्न हमारा जो निकला है दैट इज फ्रॉम वैशज्य रत्नावली बाल रोग अधिकार।
यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 तथा 3। आप ये ओरिजिनल श्लोक में देख पा रहे होंगे। श्लोक नंबर 87 यहाँ पर बताया है वैशज्य रत्नावली बाल रोग अधिकार में, स्वर्ण गैरिकस्य अपि चूर्णिनां मधुनां सह लीढ्वा सुखम वाप्नोति क्षिप्रम हिक्का अर्दितम शिशु। अर्थात दो रोग बताए हैं। दो रोग कौन से हैं? दो रोग है हिक्का तथा अर्दित। यहाँ पर ज्वर तथा अतिसार नहीं बताया है, तो केवल 1 तथा 3, ये हमारा ऑप्शन बी है। तो ये हमारा सही जवाब होगा। यूपीएससी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 के 150 प्रश्न आपको विद सॉल्यूशन विद प्रॉपर रेफरेंस एंड की बताए गए। इनमें से कई प्रश्नों के ऊपर ऑलरेडी इसकी इजीली ट्रिक्स वगैरह जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो अच्छी तरीके से शेयर कीजिए। क्योंकि यदि वो देखेंगे तो उनको ये चीजें पता लगेगी। पूरा का पूरा जो वीडियो है वो विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड प्रॉपर कीज यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर ये वीडियो सही में आपको अच्छा लगा है तो आप अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी बैचमेट कॉलेजमेट है, उन सभी को अच्छी तरीके से शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। थैंक यू ऑल।